ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का हिंदी काव्य में अवतरण उस समय हुआ जब कविता एक बहुत बड़े दौर से गुजर रही थी। यह काल छायावाद, प्रगतिवाद और आधुनिक साहित्य का था। बच्चन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, परंतु उन्हीं के समय उत्तर आधुनिक काल भी आरंभ हो चुका था। इस मिश्रित काल में उनकी कविताओं ने दोनों धाराओं को अपने काव्य में समेटने की बेहतरीन कोशिश की और इसीलिए वो एक युग कवि के रूप में हिंदी साहित्य के कवि के रूप में भी जाने और माने गए। आइए सुनते हैं उन्हीं पर आधारित एक परिचर्चा। उत्तर छायावाद और नई कविता के बीच डॉक्टर बच्चन। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ कवि और शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र गौतम, वरिष्ठ कवि और प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुकरेती और वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा। साहित्यिकी के सभी सुधी श्रोताओं को सूर्यकांत शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, पर टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जीवन को जीने और आनंद से जीने की सीख देने वाले इस कवि का नाम आज भी लोगों की जुबां पर है। उत्तर छायावाद और नई कविता के कदम दर कदम यानी हम कदम चलता यह कवि आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने समय में था। आज हम उसी साहित्यिक विभूति यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जन्मदिन, जो कि आगामी 27 नवंबर को है, उनके योगदान को हम याद कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं प्रोफेसर राजेंद्र गौतम, सेवानिवृत्त, दिल्ली विश्वविद्यालय। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं प्रोफेसर हेमंत कुकरेती जी। प्रोफेसर राजेंद्र गौतम जी, इस परिचर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं और दो अवधारणाएं इस परिचर्चा में हैं, एक उत्तर छायावाद और एक नई कविता। इन दोनों की जो अवधारणाएं हैं हमारे युवाओं को आज समझना चाहिए कि उत्तर छायावाद क्या था, नई कविता क्या थी, इनकी अवधारणा क्या थी, और अगर उदाहरण के साथ आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, निश्चित रूप से बच्चन का उत्तर छायावाद से बहुत गहरा संबंध रहा है और आपने जिन दो विषयों की चर्चा की है तो हम पहले और बाद वाले को क्रमशः ही लेंगे। पहले उत्तर छायावाद की बात करेंगे, उसके बाद नई कविता की बात करेंगे, क्योंकि वह उसकी प्रवृत्ति है। तो देखिए, उत्तर छायावाद को यदि हमें समझना है जी तो उसको छायावाद के संदर्भ में ही समझा जा सकेगा, क्योंकि इसको उत्तर छायावाद कहा क्यों गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखा जाए तो दो ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में कई बार भ्रांतियां हो जाती हैं जी। एक छायावादोत्तर है और एक उत्तर छायावाद जी। बहुत खूब। छायावादोत्तर का अर्थ हुआ छायावाद के बाद लिखा गया काव्य। उसमें नई कविता भी आ जाती है, प्रगतिवाद भी आ जाता है और जितना भी उसके बाद लिखा गया काव्य वो सारा आ जाता है। लेकिन जब हम उत्तर छायावाद कहते हैं तो उसका अर्थ कुछ भिन्न होता है। वह यह है कि जैसे बाद वाला छायावाद, यानी एक छायावाद पहले वाला था, दूसरा बाद वाला। ये बाद वाला छायावाद क्या है? देखा जाए तो एक तरह से वो छायावाद है भी नहीं। असल में कुछ ऐसी सामान्य अवधारणाएं हैं या ऐसी शब्दावलियां हैं जो छायावाद की व्याख्या के लिए भी प्रयुक्त होती रही हैं, और कुछ चार ऐसे विशिष्ट कवि रहे हैं, बच्चन, अंचल, नरेंद्र शर्मा और दिनकर, उनके काव्य के लिए भी वो व्यवहृत होती रही हैं। इसीलिए उसको हम उत्तर छायावाद कहते हैं। जैसे आत्माव्यक्ति, वैयक्तिकता या प्रकृति या गीत काव्य का प्रयोग, ये ऐसी चीजें हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, यानी छायावाद में विद्यमान है और उत्तर छायावाद में विद्यमान है। लेकिन यही महत्वपूर्ण बात है कि जिस रूप में वे छायावाद में विद्यमान है उसी रूप में वे उत्तर छायावाद में विद्यमान नहीं है। दोनों के बीच में यदि एक मूलभूत अंतर समझना है, आपने उदाहरण की बात की, तो एक उदाहरण एक एक पंक्ति का लेकर हम समझ सकते हैं। जैसे महादेवी कहती हैं, तोड़ दो ये स्टिच मैं भी देख लूं उस ओर क्या है।
और बच्चन कहते हैं इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या हुआ। पार की बात दोनों कर रहे हैं, महादेवी भी पार की बात कर रही हैं और बच्चन भी पार की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? एक में जिज्ञासा है, कुतूहल है। वैसे वाल्टर पीटर ने बहुत सही कहा है कि यदि स्वच्छंदतावाद को या छायावाद को समझना है तो इस आधार पर समझ सकते हैं कि क्यूरियोसिटी इन ब्यूटी इज रोमांटिसिज्म। तो जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है, कुतूहल है, ये मूल आधार है छायावाद का। इसीलिए वो कहती है तोड़ दो एक्सटेंस में भी देख लूं उस और क्या है। और ये कवि उस और से उल्टा लौटना चाहता है, उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। वह कहता है इस पार प्रिय तुम हो, यहाँ तुम तो हो। तुम का अर्थ है कि जीवन का भौतिक यथार्थ तो हमारे साथ है, वो सुख तो हमारे साथ है। तो इस पार प्रिय तुम हो मधु है। अब मधु जो है वो बच्चन के लिए तो बहुत लंबा विषय है, ये प्रतीकात्मक है, क्योंकि उनका पूरा एक मधु काव्य हमें मिलता है। 3 संकलनों के नाम ही मधु से जुड़े हुए हैं। तो उस मधु में हम एक ऐसे प्रतीक को खोज सकते हैं जो जीवन की मस्ती का परिचायक है। तो इस पार प्रिय तुम हो मधु, उस पार न जाने क्या हो, कुछ भी हो, हमें चिंता नहीं है, हमें लेना देना नहीं है। ये बड़ा फर्क है। मैंने कहा ना कुछ सामान्य उदाहरण है। अब प्रकृति छायावाद में भी है और प्रकृति का प्रयोग इन्होंने भी किया, लेकिन कितना अंतर है। एक कवि कहता है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल झाल में कैसे मैं उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग। दूसरा कवि क्या कहता है? दूसरा कवि बच्चन जब वो रत्नारी सारी में और मुकुलित मधुरितु में जब प्रेयसी मिलती है तो उस समय वो कहते हैं कि मुझे और किसी से, प्रकृति से भी लेना देना नहीं। रात बड़ी सुंदर है, चांद बड़ा अच्छा खिला हो, लेकिन क्या जरूरत है, तुम हो ना मेरे पास, मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो। यानी एक तरफ छायावाद है जो प्रकृति से माया तोड़कर उसको नहीं पाना चाहता, दूसरा और उसके लिए प्रकृति से भी माया तोड़ने के लिए तैयार है। तो ये बड़ा फर्क। दूसरा अंतर एक और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, वह है वेदना भाव का। छायावाद में एक खास तरह की वेदना है जो निराशा नहीं है, बल्कि कहीं एक छटपटाहट है। चाहे वो आंसू में व्यक्त हो रही हो, चाहे वो महादेवी के गीतों में व्यक्त हो रही हो, या पल्लव के प्रगीतों में व्यक्त हो रही हो। जबकि यह जो 4 कवि थे उत्तर छायावाद के, इनमें परदेसी कविता देखिए आप दिनकर की, वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, ये तो मरुस्थल है, ये जीवन, मुझे तो मृत्यु स्वीकार है। यानी इतना पलायन है उस रूप में, जीवन के संघर्ष से हटने की प्रवृत्ति से मिलती है। और बच्चन की भी यही स्थिति है कि निराशा और अवसाद उन्हें घेरे रहता है। जो मधु कलश, मधुबाला और मधुशाला हैं, उन कृतियों में जरूर एक उन्माद का प्रतीक हमें मिलता है, मस्ती का प्रतीक मिलता है, लेकिन बाद में अवसाद उन पर छा जाता है। लेकिन इसके बावजूद वे निराशा के अंधकार से जो घिरे दिखाई देते हैं, छायावाद की निराशा वैसी नहीं है, वो वेदना वैसी नहीं है जो उत्तर छायावाद की। मेरा कहने का अर्थ ये है कि उत्तर छायावाद से समान कुछ ऐसे शब्दावली के द्वारा व्याख्यायित होने के बावजूद अंतर रखता है, ऐसा मेरा मानना है। प्रोफेसर हेमंत कुकरेती साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें, क्योंकि कई पत्रिकाओं के आप संपादक भी हैं, आपका एक अच्छा अनुभव, लंबा अनुभव है। डॉक्टर गौतम ने बहुत बारीकी से चीज़ों को रखा है। अगर हम इन्हीं शब्दों के सहारे बच्चन को समझना चाहें तो उसमें बहुत सारे सूत्र वाक्य हैं। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जिसे आज हम बिल्कुल समकालीन संदर्भों में पर्सनल पोएट्री कहते हैं, निजी कविता, उसकी आधार भूमि निर्मित करने वाले कवियों में बच्चन रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उस दौर में ऐसा करना थोड़ा अलग था। हर कोई बात तो अपनी ही करता है, भक्तिकालीन कवियों ने भी अपनी ही बात कही है, लेकिन जिस अर्थ में आज हम अपनी बात कहते हैं उसकी शुरुआत करने वाले कवियों में 2 कवि मुझे लगते हैं, ये मेरी अपनी एक सोच है, एक हरिवंश राय बच्चन और एक अंचल जी। इन लोगों ने इस तरह की चीजें बहुत शुरू में लिखी और वो एक नयापन था। देखिए, प्रेम, यथार्थ, ये सब चीजें तो होती हैं, किस युग में नहीं होता। कवि जो है यथार्थ को ही रखता है, जीवन इन सब से मिलकर ही बना होता है, तो जीवन की ही प्रस्तुति होती है। दूसरी बात जो मुझे लगती है, बच्चन का काव्य जीवन बड़ा रहा, लंबा रहा। छायावाद में उसकी तुलना सुमित्रानंद पंत के साहित्यिक सफर से किया जा सकता है, लेकिन पंत जी ने हर दौर में अपने आप को तोड़ा। वो मुहावरे के स्तर पर संघर्ष करते नजर आते हैं। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि बच्चन जी ने बहुत दूर तक और देर तक लिखा,
लेकिन वो एक ही जैसी कविता लिखते रहे। उसमें कोई बहुत ज्यादा छटपटाहट दिखाई नहीं देती कि चीजों को हम अलग तरीके से रख सके। हालांकि बहुत प्रभावशाली कवि है, इसमें दो राय नहीं है कि 20वीं सदी के अगर हम कुछ कवियों को चुनेंगे, बेहतरीन कवियों को चुनेंगे, तो बच्चन जी उसमें है। तो जो वैयक्तिक प्रगीत वाली जो धारा है उसके बड़े कवि मुझे लगता है डॉक्टर गौतम भी इससे सहमत होंगे कि बच्चन जी रहे हैं। और विकास यात्रा अब दो ही तरीके से होती है कि आप बहुत सारा लिखें या कम लिखें लेकिन बहुत गहरा लिखें। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना यहाँ चाहूँगा, उस प्रश्न पे मैं आता हूँ। नई कविता का कोई उदाहरण या उत्तर छायावाद का, जैसे अभी गौतम साहब ने। देखिए, जो छायावाद का उत्तर चरण था ये बेसिकली तो एक समानांतर काव्यधारा थी, कोई अलग से नहीं थी। इन लोगों ने थोड़ी देर में शुरुआत की थी छायावादी दौर में, और एक आप कह सकते हैं कि अगर दो चरणों में छायावाद को बांटे तो दूसरे चरण में ये लोग आ रहे थे। इनसे कुछ पहले ही महादेवी वर्मा आई थी, है ना। तो ये भी मुझे लगता है कि महादेवी का असर शायद इन लोगों पर ज्यादा गहरा है, बिल्कुल, है ना। बाकी जो पंत प्रसाद निराला है उनका कम है, तो एक सहसूत्र तो महादेवी बनती है इनके लिए। और इसमें एक चीज जोड़ कर देखा जाए तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। 1984 में बच्चन की किताब आती है मेरी श्रेष्ठ कविताएं, उसका समर्पण देखिए क्या है, उससे आपके प्रश्न का पूरा उत्तर मिल जाएगा और उत्तर छायावाद भी स्पष्ट हो जाएगा। वे लिखते हैं कि हिंदी काव्य परिवार के अपने 4 अनुजों दिनकर, अज्ञेय, नरेंद्र और अंचल को, जिन्होंने क्रमशः छायावादी कुहासे को किरण, भावुकता को बौद्धिकता, काल्पनिकता को अनुभूति तथा रहस्यमयता को मांसलता दी। तो इस तरह से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनकी दृष्टि में पहले वाली कविता क्या थी और जिस समय वो कविता लिखना शुरू करते हैं वो क्या है, ये इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है। मैं अब कुकृति साहब से पुनः मुखातिब होता हूँ और मैं इसके पीछे कहना चाहूँगा, छायावाद के पुरोधाओं यथा मुकुटधर पांडेय, जयशंकर प्रसाद जी से होती हुई हिंदी काव्य की धारा उत्तर छायावाद के रूप में एक कालखंड विशेष को परिभाषित करती है और नई कविता में जा मिली। अब सवाल ये है हेमंत कुकृति साहब कि इसी संक्रमण काल में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का रचना कालखंड भी आया। उनका लेखन इन दोनों कालखंडों यानी उत्तर छायावाद और नई कविता को कैसे परिभाषित और प्रभावित करता है? ये हालांकि साधारणीकरण से बचना चाहिए लेकिन हिंदी के छात्र और अध्यापकों का एक ये आपातकालीन रोल रहता है कि उनको करना पड़ता है। फिर भी मुझे लगता है कि जो उनके मधु काव्य हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और एक और इसमें है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये 5 अगर किताबें देखें तो इसको वर्गीकृत करना पड़े तो ये उत्तर छायावादी दौर की रचनाएं मानी जाएंगी। बहुत। और कंटेंट के आधार पर अगर देखें तो ये आरती और अंगारे, सतरंगनी, बंगाल का अकाल, खादी के फूल, सूत की माला, ये विषय के आधार पर नई कविता के नजदीक जाने की एक पहलकदमी जैसा आप इसमें देख सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं दोबारा उस पर आऊंगा कि कोई बहुत बुनियादी बदलाव उनमें उस तरह से दिखाई नहीं देता। अच्छा। असल में पता नहीं मुझे क्यों लगता रहा है कि उन कवियों में रहे हैं जो कि जीवन भर एक ही कविता लिखते रहे। ये होता है आधुनिक काल में, हम सब बुनियादी तौर पर एक ही कविता लिखते हैं, है ना। वो उसके अलग अलग प्रसंग होते हैं, उसके अलग अलग कोने हो सकते हैं। बच्चन के यहाँ भी इससे देखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि तकनीकी तौर पर नई कविता में उन्होंने योगदान दिया, तो मुझे नहीं लगता कि नई कविता का जो कोर ग्रुप है उसमें कहीं पर वो आएंगे। आगे से शुरुआत हुई, हाँ, आगे से शुरुआत हुई है। वो लिखते रहे हैं उस दौर में, लेकिन नई कविता के खांचे में नहीं बैठते हैं। डॉक्टर साहब, आप गौतम साहब को इसमें जोड़ना संबंध में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि पंत जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है उनके अभिनव सोपान की भूमिका में कि बच्चन के काव्य में उनकी आत्मकथा के ही पन्ने बिखरे मिलेंगे। आपने जिस गीत से शुरुआत की थी ये उनका मूल स्वभाव तो शुरू में नहीं था। वो तो जब निशा निमंत्रण लिख रहे थे तो कह रहे थे कि है चिता की राख कर में मांगती सिंदूर दुनिया, आज मुझसे दूर दुनिया। तो वो दुनिया को अपने से दूर बताता और सिंदूर की बात छोड़ देता है। लेकिन जब तेजी बच्चन से उनका लाहौर में परिचय होता है तब भी वो उसी वैयक्तिक जिस डायरी की बात कुकृति जी कर रहे थे, वो कहते हैं कि आपकी हथेली खींचकर मैंने प्यार शब्द लिख दिया था उस पर छत पर उस समय। तो वहां से होते हुए फिर वो चीजें अचानक बदलती हैं कि जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना
कम कम मना मना है। तो ये एक त्रुटि, लेकिन जो छूट रहा है विषय जिसकी चर्चा आप करवाना चाहते हैं, और यद्यपि कुकरेती जी ने अपना मत उस पर दिया और बहुत अच्छा मत है, वो सही मत है, वो है कि नई कविता और बच्चन। जी देखिए यहाँ हमें ये देखना होगा कि 35 और 40 के बीच में 3 बेलें एक साथ उगती हैं, लेकिन उलझती बढ़ती हुई साथ साथ चलती हैं, और वो तीनों बेलें जो हैं वो छायावादी भावुकता के विरोध में हैं। जी एक प्रगतिवादी है जो सामाजिक आंदोलन के रूप में चला, दूसरा उत्तर छायावादी जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं, और तीसरा जो है जो अति यथार्थवाद, जो सामाजिक जीवन के दूसरे पहलू हैं, लघु मानव की जो चर्चा करने वाली कविता है, वो नई कविता है। लेकिन बहुत समय तक बच्चन की कविता चलने के बाद बच्चन उस धारा में शामिल होते हैं। 1958 के बाद जब 2 चट्टाने और 4 खेमे 64 खूंटे आता है उनका, बुद्ध और नाच घर, एक तरह से देखा जाए तो पहली 1958 की रचना है वह, और 2 चट्टाने 1965 में आती है, बहुत दिन बीते 1967 में आती है, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1968 में आती है, और उभरते प्रतिमाओं के रूप 1969 में आती है। ये वह दौर है जो नई कविता का अवसान हो चुका है, एक तरह से नई कविता पीछे छूट चुकी है, और उस समय बच्चन नई कविता वाली शैली में लिखना शुरू करते हैं, उस तरह के सामाजिक जीवन को लिखना शुरू करते हैं। उनके इस तरह के काव्य में नई कविता की प्रवृत्ति हमें दिखलाई देती है, लेकिन कब दिखाई देती है? 1958 के बाद। तब तक तो नई कविता का बहुत सारा प्रदेय दिया जा चुका था। दूसरा संदर्भ आप और देखिए, जो 4 खेमे 64 खूंटे है और त्रिभंगिमा है, उसमें बच्चन के बहुत सारे ऐसे गीत मिलते हैं जो लोक धुनों पर आधारित हैं। ये भी बच्चन का पहला और मौलिक प्रयोग नहीं है। उससे पहले शंभुनाथ सिंह और ठाकुर प्रसाद सिंह जैसे जो कवि थे, 1958 से पहले माध्यममय हो या वंशी और मादल हो, उनके माध्यम से वह लोक परक जो गीत थे वो आ चुके थे। तो देखा जाए तो बच्चन जो है न तो लोक धुनों की दृष्टि से और न नई कविता की दृष्टि से उसमें उस मौलिक संदर्भ के साथ जोड़ते हैं। उनका मौलिक स्वर वही प्रगीत का है जो वर्गीकरण डॉक्टर साहब कर रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा बदल कर इस रूप में भी देखना चाहूंगा कि 3 जो मधु रचनाएं हैं वो अलग हैं, और फिर 3 जो उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद हैं, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर और एकांत संगीत, जिसमें बीत चुकी संध्या की बेला, पंथ नीड़ का खोज रहा है पिछड़ा पंछी एक अकेला, जिसमें वह जो अवसाद है, ये पतझर की शाम सके, नीलम से पल्लव टूट गए, मरकत से साथी छूट गए, अटके फिर भी 2 पीत पात नंगी डाली को थाम सके, ये पतझर की शाम सके, या रात आधी हो गई है जागता मैं आंख फाड़े, हाय सुधियों के सहारे, जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में खो गई है, रात आधी हो गई है। एक और कृति का मैं आप इसको जरूर जोड़कर चलेंगे और उसके बिना बात अधूरी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जब विदेश में जाते हैं तो वे कुछ कविताएं लिखते हैं कि इसीलिए क्या मैंने तुमसे सांसों के संबंध बनाए, मैं तो जागू रात रात तो मुख पर डाल के सो जाए, या तन के सो सुख सो सुविधा पर मेरा मन वनवास दिया सा। ये बच्चन लंदन में बैठे लिख रहे हैं, वो अपने जीवन के उस स्मृतियों के साथ डूबकर। तो सतरंगिनी और प्रणय पत्रिका, ये कविताएं वे हैं जो उनके उस उल्लास से जुड़ी हुई, उस आनंद से जुड़ी हुई हैं, जिसको वो निशा निमंत्रण के अवसाद के बाद अपने जीवन में देखते हैं। उसके बाद आरती अंगारे और सतरंगिनी में ही उनके गीत मिलते हैं। उसके बाद गीत का भी अवसान हो जाता है। 1973 में उनका जब जाल समेटा आता है, तो जाल समेटा के बाद तो फिर उनकी 20-25 कविताएं आती जरूर हैं, लेकिन वो सभी मुक्त छंद की ही कविताएं हैं। गीत का अंत उनका 1958 में हो चुका होता है। इस रूप में हम बच्चन को देख सकते हैं। कुकरेती साहब, आपने बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को वर्गीकृत करके बताया, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो साहित्यिक पृष्ठभूमि से अभी उतना वाबस्ता नहीं है जो आपकी और हमारी पीढ़ी उतना पढ़ती थी, कागज को पलटती थी। ये डिजिटल युग है। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, वो ये है कि ये आत्मनिर्भरता का युग है। हरिवंश राय बच्चन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, इस पर आपका मत क्या है? देखिए, कविता के छात्र होने के नाते मुझे लगता है बच्चन जी जैसे कवि कई संदर्भों में प्रासंगिक रहेंगे। कविता की जो भावनात्मक भाषा होती है वो भाषा भी ऐसी जिसमें कि जीवन की हरकतें हों, जीवन के चित्र हों, उस नजरिए से इतनी लचीली काव्य भाषा अर्जित करना ये बहुत कम कवि हमें सब समझाते रहे, सिखाते रहे। तो बच्चन जी उन कवियों में थे, और थोड़ा बहुत हम लोग जो लिखते भी हैं तो देखते हैं कि बच्चन की आवाज भी, ऐसा नहीं है कि बच्चन की आवाज
सुनाई नहीं देती, बहुत उनके जाने के बाद भी बहुत जी। देर तक सुनाई देती जी, है। मधुशाला का तो बहुत आज भी नहीं, हालांकि जबकि मैं ये मानता हूँ कि उनका बहुत श्रेष्ठ काव्य नहीं है। जी। अनुवाद है दिशा सर। निमंत्रण के सामने मधुशाला जी। वो भावानुवाद है जी। मूल रूप से तो भावानुवाद है, लेकिन उसको ही उन्होंने एक नए संदर्भ को दे दिया। देखिए, बच्चन ने बहुत ईमानदारी के साथ कहा है अपनी काव्य यात्रा से, 2 पंक्तियां केवल मैं रखना चाहूंगा। नीट का निर्माण फिर है ना, उसमें है, मैंने अपनी प्रतिभा को यदि वह मुझ में है या जो कुछ मुझ में है उसे चैनलाइज करना या एक धार में बहाने का प्रयत्न नहीं किया, वह स्वतः जिधर गई है मैंने उसे जाने दिया है। तो देखिए, एक सहजता, वो कोई सायास नहीं करते जी। और कोई एकांतिक प्रभाव हम एकदम से उनके यहाँ देखने लगे कि वो नई कविता जैसी कविता लिखने लगे। जी। ऐतिहासिक दृष्टि से तो देखिए, डॉक्टर गौतम ने बहुत अच्छा कहा है कि वो तब लिख रहे नई कविता जैसी कविता जब वो रही नहीं, हिंदी कविता के परिदृश्य में वो अनुपस्थित हो चुकी थी, तब वो आते हैं। लेकिन ठीक है, मुक्त छंद में भी जो उन्होंने लिखा है वहां पर भी हिंदी कविता को एक नई तस्वीर देने की चीजें तो वो करते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से छायावाद का एक और कवि सुमित्रानंदन पंत, जैसे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि पंत जी ने छायावाद के बाद अगर कविता नहीं लिखी होती तो वो सचमुच इन चारों से बड़े कवि थे। अब बहुत आलोचकों का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा माना जाता रहा, लेकिन हालांकि ये भी कोई नहीं है, कोई अंतिम वो कहना चाहिए कि निष्कर्ष नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बताता है। बच्चन जी के यहाँ इस चीज को अगर हम दूसरे रूप में देखें तो बच्चन जी के यहाँ समकाल की उपस्थिति वो थोड़ा कम होती चली गई। प्रोफेसर गौतम, बस एक त्वरित टिप्पणी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल के जो बालक हैं, युवा हैं या विद्यार्थी हैं, वो साहित्य और पुस्तकों को क्यों पढ़ें? जी, देखिए, बच्चन की अपनी शैली ही उनको कविता पढ़ने के लिए आकर्षित करती है। जैसे कुकरेती जी ने कहा कि जिस सहज सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। फिर 2-3 बिंदु हैं। वो जब ये कहते हैं कि मनुज पराजय के स्मारक हैं मठ मस्जिद गिरजाघर, प्रार्थना मत कर मत कर मत कर, तो जिस तरह का एक व्यक्ति की दृढ़ता का परिचय उन्हें मिलता है और स्पष्टवादिता बच्चन की। वो कहते हैं कि मैं सुख पर सुखमा पर रीझा, इसकी मुझको लाज नहीं है। या सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नील झील से नीर निर्झर से लहरे केश। तो ऐसी जो स्थितियां हैं और स्पष्टवादिता उनकी देखिए कि कविता की जो आलोचना का परिदृश्य है उसको भी वो बहुत गौर से देखते हुए कहते हैं कि 3 सतर की कविता निकली, 3 पेज का निकला लेख, 3 टांग की बछिया ब्याई, ताऊ गाड़े 36 में, सींग हिलाता है पगुराता दुनिया देखा बुढ़वा बैल, अब्बर देवी जब्बर बकरा तागर तिन्ना धिन्ना नागर बैल। तो ऐसी शैली में लिखने वाला कवि तो पठनीय रहेगा ही और वो प्रेरणा देते रहेंगे। जल्दी से आप इस पे कुछ जोड़ना चाहें? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये जब हम लोग भी हिंदी कविता के परिसर में प्रविष्ट होना चाह रहे थे तो तब भी ये सवाल था। लेकिन साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है ये आंतरिक जरूरत से जुड़ा हुआ सवाल है। जी, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ सवाल है आपके, मतलब ये बड़ा पर्सनल सा है, बहुत व्यक्तिगत सा है। आपको कोई सचेत होकर नहीं कहेगा और कहेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, व्यक्ति पर निर्भर। हाँ, तो ये तो आप अगर अंदर से दबाव है तब आप साहित्य पढ़ेंगे। और वैसे भी विशिष्ट होता है, देखिए, और उसमें भी कविता का पाठक तो और ज्यादा अलग होता है। तो श्रोताओं, आज हमने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनके योगदान को, उत्तर छायावाद, नई कविता को जाना, उत्तर छायावाद और नई कविता की अवधारणा को हमने समझा। और इसमें हमारे जो स्टूडियो में मौजूद इस वक्त विद्वान हैं प्रोफेसर गौतम, प्रोफेसर कुकरेती ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। हिंदी साहित्य की सृजन यात्रा में हमारे श्रोता जुड़े, सुने, गुने और जीवन का आनंद लें। मैं अपने दोनों साथी विद्वानों प्रोफेसर राजेंद्र गौतम, प्रोफेसर हेमंत कुकरेती जी के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। फिर कहीं और मिलेंगे किसी और सृजन साहित्य यात्रा के मोड़ पर। नमस्कार। 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 उत्तर छायावाद और नई कविता के बीच डॉक्टर बच्चन, अभी आप की परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ कवि और शिक्षाविद डॉक्टर राजेंद्र गौतम, वरिष्ठ कवि और प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुकरेती और वरिष्ठ लेखक डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे डॉक्टर सूर्यकांत शर्मा। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवणलाल मीणा।